हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम्स को लगभग एक महीना बाकी है और मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आया हूं जिससे मुझे पूरा यकीन है कि आप मोर देन 90% मार्क्स आराम से सिक्योर कर लोगे। मैं थोड़ा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज चंद्रशेखर शर्मा। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड टीचिंग इन कोचिंग सिटी कोटा फॉर लास्ट 15 ईयर्स। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को टॉप किया है और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी में टॉप 10 में रैंक हासिल करी है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल तक हासिल किया है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने है और मेरे ख्याल से आपको यकीन होगा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई भी तरह का स्टूडेंट हो, वेदर ही और शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, जेईई, मेडिकल और एनी अदर एग्जाम, या हो सकता है कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हो, वो केवल स्कूल में पढ़ रहा हो, तो भी वो मेरी टिप्स को जरूर ध्यान से सुने, उसको बेनिफिट मिलेगा। इवन आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी ये जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ ये आपको डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में फायदे देंगे। तो आइए मैं आपके सामने कुछ टिप्स बताता हूँ। मैं 7 पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ एंड आई एम श्योर कि अगर आपने उन 7 पॉइंट्स को पूरी तरह से फॉलो किया तो आपके 90% मार्क्स आराम से आएंगे, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही आएंगे। तो पहला जो टिप है, सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है कि आपको पिछले 5 सालों के बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि मोस्टली जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपने पिछले 5 सालों के बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड के टेस्ट पेपर्स को आपने सॉल्व कर लिया, जो भी आपके रेस्पेक्टिव बोर्ड के एग्जाम आप देने वाले हो, वेदर इट इज सीबीएसई, आरबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, एनी अदर बोर्ड, जिस बोर्ड में भी आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने बोर्ड के एग्जाम्स को, बोर्ड के पेपर्स को 5 साल के एटलीस्ट सॉल्व करना चाहिए। आप देखेंगे कि 5 साल के टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो 90% के आसपास का जो टेस्ट पेपर है वो आपको उन्हीं पेपर्स में से मिल जाएगा। सेकेंड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है ट्राई ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड थ्योरम्स फॉर बोर्ड। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में हमको थ्योरम्स को डिराइव करना होता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको वहां पूछे जाते हैं। लेट्स से इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ फिजिक्स, there are many questions where you are supposed to derive mirror formula, where you are supposed to derive electric field due to solid sphere or hollow sphere or line charge. When you are deriving something, you should write each and everything related with that particular derivation. Any assumption if you have taken, you should write that. आपको स्कीमेटिक डायग्राम अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। आपने अगर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया, आपने अगर डेरिवेशंस की स्टेप्स को प्रॉपरली लिखा, तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स जरूर पूरे में से पूरे मिलेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए होलो स्फीयर इनसाइड द स्फीयर। तो कई बार बच्चे केवल डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इफ इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। यू शुड राइट ईच एंड एवरीथिंग। आपको सबसे पहले उसमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा। गॉसियन सरफेस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई अज्यूम करना पड़ेगा एंड यू शुड राइट द प्रॉपर लॉजिक दैट ई इज रेडियल बिकॉज देयर इज नो अदर वे। अगर मान लीजिए रिंग्स से बना हुआ स्फीयर को मानते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा रिंग के एक्सिस के अलाउंग होगा एंड यू हैव टू राइट सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल एवरीवेयर then you can write E dot dA is equal to E into 4 pi r square. If there is no charge inside the hollow sphere, then you can write that now you should apply Gauss law. तो पहला इक्वेशन आपको वहां से मिलेगा E dot dA, जहां से आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। You should write equation number 1. Now you should write कि अब मैं Gauss law को यूज करने जा रहा हूं and using Gauss law I am again calculating flux. You should write flux is equal to sigma q by epsilon 0. Since sigma q is 0, so it should be 0. अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करिए, फिर आप प्रॉपर्ली लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर इज 0। तो इस तरह से आप जब पूरा लिखेंगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज, कई बार क्या करते हैं बच्चे जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जनरली जो आईआईटी, जेईई, मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं वो लास्ट में जाकर के जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो एनसीईआरटी की बुक को सीधा पढ़ने लग जाते हैं। मेरा आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है,
एनसीईआरटी की बुक की थ्योरी को सीधा मत पढ़िए, सबसे पहले चेक करिए कि बोर्ड में क्वेश्चन किस पैटर्न के पूछे जाते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिकॉज व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन यू विल कम टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। बिकॉज वो थ्योरी जो है वो काफी डिफरेंट तरीके से लिखी गई थ्योरी है, कई बार सीक्वेंस की भी उसमें दिक्कत आ जाती है, कई बार वो थ्योरी जो है उसमें कई पॉइंट्स तो ऐसे लिखे हुए हैं जिसमें खुद एनसीईआरटी लिखा हुआ है दिस टॉपिक इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस beyond the scope of this book. So instead of blindly reading the NCERT book, you should be strategic. You should first see the pattern of questions either by your test paper or the questions which are listed there. ठीक है, एनसीईआरटी की बुक को ठीक से समझ के पढ़ना है। चौथा इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, दिस इज टिप नंबर 4, और वो है यू हैव टू इंप्रूव योर स्टैमिना। बिकॉज एनसीईआरटी जब आप सीबीएसई का बोर्ड का पेपर देते हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड का पेपर देते हैं तो पेपर की जो लेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है। 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है। यू आर सपोज टू राइट कंटिन्यूअसली। समटाइम्स व्हेन वी हैव the habit of writing the paper, we have the habit of attempting the objective paper like JEE Advanced, JEE Mains, जिसमें हमको बबल भरना होता है या वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हमारी राइटिंग की जो हैबिट है वो कम हो जाती है और जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो 1-1.5 घंटे में थक जाते हैं। बहुत बुरी तरह से बच्चा थक जाता है और लिखने में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो आप एटलीस्ट 2 से 3 पेपर फुल लेंथ के दीजिए, राइट एवरीथिंग प्रॉपरली और अपने स्टेमिना को बढ़ाइए। अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी भी 1 महीना है। आप अगर अपनी हेल्थ और अपने स्टेमिना पे काम करेंगे तब जाकर के आप 3 घंटे का पेपर एट अ स्ट्रेच दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें मैं आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 1 महीने तक, और वो है यू टेक ए प्रॉपर स्लीप। दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है। आपने अगर कम नींद ली, मान लीजिए आप 5 घंटे या 4 घंटे सोते हैं, तो आपको दिन में नींद आएगी, यू नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। दूसरी चीज, आपने अगर जरूरत से ज्यादा नींद ली तो भी आपका फोकस बिगड़ जाता है। कई बार जैसे 9-10 घंटे में सो जाते हैं और जब उठते हैं तो हमें कई बार एकदम से टेंशन होती है कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, और फिर हम पढ़ने लगते हैं तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। सो बोथ द थिंग्स यू हैव टू बैलेंस प्रॉपरली। ना आपको 5 घंटे 4 घंटे सोना है, ना आपको 9-10 घंटे सोना है, आपको 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। नींद के बारे में एक बात और बोलूंगा, आई हैव रिटन हियर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोग यूएस जाते हैं या किसी भी ऐसी कंट्री में जाते हैं जिसका टाइम डिफरेंस इंडिया के टाइम डिफरेंस से 5 या 6 घंटे या 12 घंटे हैं। यूएस में जो लोग जाते हैं और जब रिटर्न होके इंडिया आते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा जेट लैग का नाम। व्हाई देयर इज अ जेट लैग? जब आप अमेरिका में कुछ दिन गुजारते हैं तो इंडिया और अमेरिका के टाइमिंग्स में डिफरेंस है। जब यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, और जब यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है। मान लीजिए आपने वहां के दिन में काम करने की आदत डाल ली, 10-15 दिन आप वहां घूमे, आपने खूब काम किया वहां पर। उसके बाद व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, वो जो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इंडिया के दिन में आपको सुलाने की कोशिश करेगी। आपको डिजीनेस, ड्राउजीनेस सी फील होगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ये नहीं जानती यू आर इन अमेरिका और यू आर इन इंडिया। वो तो ये जानती है कि मेरे को अभी सोना है, नाउ दिस इज द टाइम टू स्लीप। वैसे के वैसे जो बच्चे एग्जाम की जो ड्यूरेशन होती है, मान लीजिए आपका एग्जाम 9 से 12 है, जो बच्चे उस 9 से 12 वाली ड्यूरेशन में सोते हैं, या 2 से 5 है, जो बच्चे रेगुलर उस 2 से 5 वाली ड्यूरेशन में सोते हैं, जब उनका ओरिजिनल एग्जाम होता है तो उनको बहुत तेज नींद आती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बायोलॉजिकल क्लॉक। यू स्लीप बिटवीन 11 PM to 6 AM, और उसके बाद दिन भर आपको नहीं सोना। अगले 1 महीने आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से फिट रखें, बायोलॉजिकल क्लॉक को एकदम सुधार लें। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 है यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द स्टडीज। जैसे आपने मान लीजिए एनालिसिस किया, यू हैव 5 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड दी थर्ड जो अगला सब्जेक्ट हो सकता है फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या मान लीजिए इंग्लिश है, वॉट एवर यू हैव, इंग्लिश आपका जरूर होगा उसमें। यू हैव टू बैलेंस प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं। यू शुड बैलेंस, इक्वली डिवाइड योर टाइम। मान लीजिए आप 15 घंटे दिन में पढ़ना चाहते हैं तो आप 3-3 घंटे पांचों को दीजिए। मान लीजिए आप 16 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो आप 3-3, साढ़े 3-3 घंटे 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को पर्टिकुलर टॉपिक कम पढ़ना है तो हो सकता है उसको आप 1 या 2 घंटे दें, लेकिन कोशिश करें कि उनको इक्वली डिवाइड करें। डिवीजन प्रॉपरली होना चाहिए। याद रखिएगा,
यदि आपकी प्लानिंग अच्छी है, इफ यू आर प्लानिंग स्मार्टली, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेडेड। तो टिप नंबर 6 है कि आप बैलेंस करिए। मैंने यहाँ पे 4-4-4 लिखा है बिकॉज स्पेशली यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस है वो IIT JEE एडवांस, जेई मेंस और नीट वाले बच्चों के लिए है। तो 4-4-4 का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में 4-4 घंटे आपको बांट देने हैं। बाकी जो 2 से 3 घंटे हैं आप अपनी फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर को दे सकते हैं। एक तरह से लास्ट टिप है मेरा, जो 7th नंबर का टिप है, वो 7th नंबर के टिप के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डोंट स्टडी इन ग्रुप्स। कई बार जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं और जब हमारे मन में एक चिंता सी आ जाती है कि अब मुझे तैयारी करनी है और मेरा तो तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ, तो हम लोग बहुत सारे 2-4 दोस्त इकट्ठे करते हैं। 2-4 दोस्त इकट्ठे करके हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो याद रखिएगा, ज्यादातर इस तरह के ग्रुप्स में बातें होती है। मेरा ये कतई विरोध नहीं है कि आप ग्रुप में ना पढ़ें, लेकिन ग्रुप में आप तब बैठें व्हेन यू आर डिस्कसिंग ए प्रॉब्लम। आप मान लीजिए 2 से 3 दोस्त हैं, आप अपने अपने रूम में पढ़िए, देन यू मीट समवेयर, यू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, देन यू डिस्पर्स इमीडिएटली। डोंट सिट समवेयर एंड स्टडी इन ग्रुप, क्योंकि आप ऐसे में बातें ज्यादा करोगे और काम कम करोगे। लास्टली मैं कुछ पॉइंट्स जो उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ, स्पेशल पॉइंट्स जो स्पेशली IIT JEE एडवांस की या जेई मेन की या बोर्ड इसकी बायोलॉजी, नीट की, एम्स की तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए मेरा ये कहना है कि आपका जब बोर्ड एग्जाम शुरू होगा, बिकॉज आपने हो सकता है लास्ट के 2 साल, हो सकता है लास्ट का 1 साल आपने इसमें जेई मेन, जेई एडवांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में गुजारा है। आपने अपना मेन फोकस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखा और आपकी जो हैबिट है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने की बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, यू हैव टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, KVL इन दिस लूप, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। आप ये समझ लीजिए कि आप अपने से 2 साल छोटे बच्चे को कोई चीज समझा रहे हो और उसको अगर कोई चीज समझानी है तो आपको हर एक माइन्यूट बात भी उसमें बोलनी पड़ेगी। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। तो स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यहाँ से काफी मेहनत करनी पड़ेगी और उनको अपना राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए एक बात और है कि जैसे आपको कब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, बिकॉज आपका एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, व्हेन टू स्टार्ट बोर्ड कंप्लीटली। तो इसमें मैं आपसे कहूंगा कि आपको बोर्ड कंप्लीटली स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो आप रोज 1-1 2-2 3-3 घंटे बोर्ड पढ़िए, जैसा कि मैंने मेरे टिप्स में बताया कि आपको टेस्ट पेपर सोल्व करना चाहिए। तो आप ये टारगेट बनाइए कि अगले 15 दिन जो है वो आप 5 बोर्ड के पेपर्स जो हैं पूरी तरह से कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनको पूरी तरह से कर लेंगे। लेकिन उसके बाद 15 दिन के बाद आपको पूरी तरह से बोर्ड, यानी कि जब आपके बोर्ड के 15 डेज रह जाएंगे, यू हैव टू डेडिकेट एंटायर टाइम फॉर बोर्ड्स। You find out some times for revision of your formulae of, let's say if you are preparing for AIIMS or NEET, तो कुछ समय आप अपना जो साल भर 2 साल आपने दिया है उसके फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए तब भी निकाल सकते हैं जब आप थोरोली बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन 15 दिन बाद आपका शिफ्ट पूरा बोर्ड पे हो जाना चाहिए, बिकॉज आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स लाना भी जरूरी है। देयर इज अ सर्टेन कट ऑफ फॉर जेई मेन, जेई एडवांस एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई होप कि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आई विश बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर कोई सजेशन देना है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।